पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया कि मन भटके तेरी ओर बार बार, कि मन भटके तेरी ओर बार बार। तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता। आज आप लोगों को RSC पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, RSC में आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। RSC पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पेशली मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनके सिलेबस में अब की बार है, पिछले बार नहीं था, अब की बार लेकिन है सिलेबस में, और एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो JEE हो, SSC JEE हो, UP SSC JEE हो, ठीक है दोस्तों, और अदर कंपटीशन हो, तो उन सभी के लिए जो है RSC में से लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं RSC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो पहले हम लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये आपका कोई सिस्टम है। तो सिस्टम में आप लोग कुछ भी ले सकते हो। सिस्टम में रूम ले लो, कोई भी कमरा हो, ठीक है, वो भी एक सिस्टम है, और कुछ ले सकते हो। ठीक है, कोई भी आप लोग सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, सिस्टम है, कोई हम सिस्टम ले लिए। अब सिस्टम के अंदर जो है मान लेते हैं कुछ आदमी हैं, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं 4 आदमी इसके अंदर है। सिस्टम के अंदर जो है 4 आदमी हैं, ठीक है। ये आपका ABCD, ये जो है सिस्टम के अंदर 4 आदमी हैं। ठीक है, अब 4 आदमी, ये प्रत्येक आदमी अपना हीट जो है निकालेगा। ठीक है, सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसमें ABCD चारों आदमी जो है जब हीट निकालेंगे अपना अपना, तो ये सिस्टम पूरा हीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा ये सिस्टम क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो हमको अगर कंफर्ट महसूस करना, कंफर्ट फील करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम से हीट को आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तभी जो है हमको कंफर्ट महसूस होगा। जब हीट को बाहर निकालेंगे तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहां से जो है ये आपका हीट आउट कर दीजिए। हीट जो है हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जब सिस्टम से हीट बाहर निकाल देंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर जो रहेगा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक, घट जाएगा। ठीक है, तो
उसमें जो आदमी रहता है वो क्या महसूस करेगा, वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, कंफर्टेबल महसूस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर जो आदमी है वो कंफर्टेबल महसूस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो रेफ्रिजरेशन होता क्या है, ये कोई मशीन नहीं है या कोई डिवाइस भी नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिस्टम से जो हीट रहता है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिससे ये सिस्टम का टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है और उसमें जो आदमी रहता है वो कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है दोस्तों, तो रेफ्रिजरेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। ठीक, अब ये जो है हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मतलब बाहर निकालता है, हीट को जो है सिस्टम से बाहर निकालता है। तो सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर, जब हीट बाहर निकल जाएगा तो सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा और सिस्टम के अंदर जो पर्सन है, जो आदमी है, वो क्या करेगा, कंफर्ट महसूस करने लगेगा, कंफर्ट। ठीक है, आराम महसूस करेगा, कंफर्ट लिख दीजिए इसको, आराम महसूस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक है, अब दूसरा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसमें से 7-8 क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसका कौन कौन सा एप्लीकेशन है, रेफ्रिजरेशन का जो है कौन कौन से एप्लीकेशन है, इसको अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है। ये आपका दूसरा पॉइंट था। ठीक है दोस्तों, तो आइए, पहला जो है एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, तो जिसको एसी बोलते हैं, एसी का नाम आप लोग सुने ही होंगे, घरों में आपके एसी लगा रहता है और कई शोरूम में लगा रहता है, कई संस्थान रहता है। ठीक है, कई बड़ा बड़ा जो संस्था रहता है, कोचिंग वगैरह हुआ, उसमें सभी में आजकल जो है एसी लगा रहता है दोस्तों। तो एसी क्या करता है, जो सिस्टम के अंदर हीट होता है उसको कैच कर लेता है। ठीक है, खींच लेता है, जब उसको खींच कर बाहर फेंक देता है। ठीक है दोस्तों, पीछे से जो है बाहर फेंक देता है। जैसे सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हम एसी लगाएं तो एसी सिस्टम के अंदर जितना टेम्परेचर रहता है, जितना हीट रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, और उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे जब एसी के पीछे जाते हैं हम लोग तो बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म महसूस करते हैं। यही कारण रहता है कि
एसी जो है वो हीट को कैप्चर करके, ठीक है, खींच करके उसको बाहर फेंक देता है, पीछे से बाहर फेंक देता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। तो इसीलिए जो है पीछे गर्म रहता है, गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो एसी हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपका कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आप लोग देखे होंगे, जैसे जहां आलू रखा जाता है वो आपका कोल्ड स्टोरेज होता है, ठीक है। वहां पर भी एसी का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, ताकि जो आलू है वो सड़े नहीं, ठीक है, जिसको हम देहाती में सड़ना बोलते हैं, देहात में सड़ना बोलते हैं, और शहर में इसको भाई बोलते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन है वो लॉस हो जाता है, मतलब लॉस ना हो। कोल्ड जो है मतलब ये है कि जो स्टोरेज में आलू रखा रहता है वो आपका लॉस ना हो, कोई उसमें लॉस ना हो, ठीक है, मतलब सड़े नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एसी लगाते हैं, ठीक है। और एसी क्या करता है, उसके अंदर जो रहता है सभी हीट उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है, जिससे उसमें जो आलू रखा रहता है वो काफ़ी दिनों तक चलता है, ठीक है, कई महीनों तक उसमें सेफ पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो होता है कोल्ड स्टोरेज। और तीसरा क्या है? तीसरा आपका आइसक्रीम फैक्ट्री होता है। आइसक्रीम फैक्ट्री। अब आइसक्रीम फैक्ट्री, जो आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, इसका मतलब आइसक्रीम जो है एक फैक्ट्री में रखा जाता है, ठीक है। जैसे आइसक्रीम जब हम उस फैक्ट्री में से निकालते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है, गलने लगता है बाहर निकालने पर, ठीक है। तो गले नहीं, उसके लिए हम लोग उसको आइसक्रीम को कहाँ रखते हैं? फैक्ट्री में, ठीक है, वो कूलिंग उसका बना रहे, वैसे वैसे वो बना रहे, ठीक है। और आप लोग देखे ही होंगे, आइसक्रीम खाते वाते होंगे, वही है कि मतलब जब बाहर निकालते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है, धीरे धीरे जो है मेल्ट होने लगता है, ठीक। तो आइसक्रीम फैक्ट्री हम लोग देख लिए। अब डी क्या है? चौथा पॉइंट इसमें है केमिकल इक्विपमेंट। और पांचवा क्या है? पांचवा आपका मेडिसिन बोल लीजिए, मेडिसिन। जैसे आप लोग मेडिकल पे देखे होंगे, मेडिकल पर जब जाएंगे आप लोग तो एक रेफ्रिजरेटर रखा रहता है उसमें। बहुत लोग रेफ्रिजरेटर रखते हैं, सभी लोग लगभग रखते हैं। तो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसे होते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट में रखा जाता है, ठीक है, तो उसमें वो खराब नहीं होता। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, हर मेडिकल दुकान पे जो है एक रेफ्रिजरेटर रखा रहता है, ठीक है, जिसमें कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं कि हीट में जो है गर्म जगह में वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो खराब ना हो उसके लिए हम लोग रेफ्रिजरेंट में उसको रखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो आपका ये सब एप्लीकेशन था, ठीक है, ये 5 एप्लीकेशन था। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आप लोगों का है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा आपका है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट।
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है, जैसे आप ये कोल्ड स्टोरेज ले लीजिए, ये मान लीजिए कोई कोल्ड स्टोरेज, ठीक है दोस्तों। अब कोल्ड स्टोरेज है तो इसमें मान लीजिए आलू रखा है, ये जो है सब आलू इसमें रखा है, इसमें सब आलू रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इन सब में जो है आलू रखा है। अब आलू जब रखा है तो आलू क्या करेगा? अब आलू से इसमें हीट जनरेट होगा। इसमें जो है सिस्टम है, ये आपका कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज। अब कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है हीट उत्पन्न होगा, ठीक है, हीट पूरा होगा। ये जो आलू है वो अपना हीट देगा इसमें, तो ये जो कोल्ड स्टोरेज है इसमें पूरा हीट हो जाएगा, ये कोल्ड स्टोरेज पूरा हीट हो जाएगा, ठीक है, अंदर जो है हीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आलू जो है सड़े नहीं, इसके लिए हम इसमें से हीट को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसमें से हम हीट को, और हीट को हम अपने आप से तो निकाल नहीं सकते, किसी मशीन के द्वारा निकालेंगे। तो जो मशीन होता है उसको हम रेफ्रिजरेंट मशीन बोलते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेंट मशीन। इसी के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं। और किसका हीट? कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज के जो अंदर हीट होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं रेफ्रिजरेशन मशीन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं ये Q2 निकालें, ठीक है, ये जो है Q2 निकालें, इसका जो हीट है कोल्ड स्टोरेज का वो Q2 है, तो Q2 हम हीट बाहर निकाल रहे हैं रेफ्रिजरेशन मशीन के द्वारा, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन मशीन तो हीट खा तो नहीं लेगा, ठीक है, वो अपना हीट जो है किसी को देगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं रेफ्रिजरेशन मशीन किसको दिया? एटमॉस्फेयर को। ये आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हीट दिया वो एटमॉस्फेयर को दिया Q1 हीट, ठीक है। Q2 जो है वो कोल्ड स्टोरेज का हीट है, ठीक है दोस्तों। और Q1 जो है वो आपको जो रेफ्रिजरेशन मशीन जो देता है एटमॉस्फेयर को, वो आपका हीट है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, Q2 जो ये हीट जो निकल रहा है कोल्ड स्टोरेज से, जो हीट को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वही जो होता है वो आपका क्या होता है, वही आपका रेफ्रिजरेशन वही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। जो हम निकालते हैं Q2 उष्मा, वही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, Q2। इसको हम RE से डिनोट कर देते हैं शॉर्टकट में। R मतलब रेफ्रिजरेशन, E मतलब इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, Q2, ठीक है। Q2 आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। ये आपका थर्मोडायनेमिक के सेकेंड लॉ पर कार्य करता है, ठीक है, सेकेंड लॉ। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ का क्लासियस का कथन है ये, ठीक है। ये किसका है? क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस का कथन है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स
ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ लिख देते हैं इसी साथ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका जो जितना हीट ये खींचता है, रेफ्रिजरेशन मशीन जो है जितना कोल्ड स्टोरेज से हीट को खींचता है, वही आपका क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट बताते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो जान ही गए होंगे अच्छे से। तीन हो गया है, अब चौथा डिस्कशन कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ। चौथा आपका है सीओपी, सीओपी इसका क्या है फॉर्म, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको सीओपी बोलते हैं। इससे जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आप लोग घरों में जो है रेफ्रिजरेटर देखे ही होंगे, ठीक है। फ्रीजर जो होता है, फ्रीजर लगभग अधिकांश लोगों के घरों में होगा। तो फ्रीजर में जितना सीओपी जितना अधिक रहेगा, ठीक है, फ्रीजर उतना ही कूलिंग अधिक होगा, फ्रीजर का उतना ही कूलिंग अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीजर के कूलिंग के लिए जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जितना ये अच्छा होगा उतना ही फ्रीजर अच्छा कूलिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम सीओपी क्या है। ये आपका कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, कोल्ड स्टोरेज है। अब इसमें जो है वही पुराना वाला, ये आपका आलू रखा है, ठीक है, स्टोरेज। अब इसमें से हीट को हम खींचते हैं किसके द्वारा, रेफ्रिजरेशन मशीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन मशीन के द्वारा इसमें से हीट को हम बाहर खींचते हैं। ठीक है, जब बाहर खींचते हैं, कितना खींचते हैं, मान लेते हैं Q2, ठीक है। तो Q2 हम लोग बाहर खींचते हैं। तो जब इसमें से हम कोल्ड स्टोरेज में से हीट को हम जब बाहर खींचते हैं, तो इस कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब लो हो जाता है तो इसमें जो आलू रखा है वो ज्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, इसमें कूलिंग हो जाता है, ठंडा होने लगता है। जब इसमें से हीट को हम बाहर निकाल दे देंगे तो इसमें ये कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो रखा आलू है वो कई महीनों तक चलेगा। ठीक है, सड़ेगा नहीं। तो यहां से रेफ्रिजरेशन मशीन से Q2 उष्मा हम खींच रहे हैं और किसको दे रहे हैं, Q1 उष्मा हम एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब इसको हम दे रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोग जानते ही होंगे जैसे मान लेते हैं ये Q2 है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा।
कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा ना, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है Q1, जब इसका हीट Q1 है तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर जो है T1 होगा, और यहाँ Q2 है हीट, तो ये क्या होगा, ये इसको लिख देते हैं हीट है, तो यहाँ टेम्परेचर T2 होगा। ठीक है दोस्तों, और रेफ्रिजरेशन मशीन है, रेफ्रिजरेशन मशीन तो अपने आप चलेगा नहीं, ठीक है, इसको बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, पावर देना पड़ेगा तभी ये चल सकता है। जब इसको हम बाहर से, रेफ्रिजरेशन मशीन को जब हम बाहर से सप्लाई देंगे, पावर देंगे, ठीक है, तभी रेफ्रिजरेशन मशीन चलेगा। तो यहां से जो है इसको क्या देना पड़ेगा, वर्क डन, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। यहां से जो है ये वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तभी जो है ये रेफ्रिजरेशन मशीन चलेगा, ठीक है, तभी ये हीट को जो है खींचेगा, ठीक। और ये आप लोग ये डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्शन इस साइड में रहेगा, अगर इस साइड में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका क्या होता है, Q1 माइनस Q2, ठीक है दोस्तों, ये आपका वर्क डन होता है, ठीक है। और Q2 क्या था आपका, RE था ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अभी इससे जस्ट पीछे बताए थे। Q2 जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, जितना उष्मा निकाला जाता है, जितना उष्मा ये रेफ्रिजरेशन मशीन खींचता है यहाँ से कोल्ड स्टोरेज से, वही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक प्रकार का जो है हीट होता है, ठीक है। तो यहां से COP क्या हो जाएगा, COP बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक, या COP बराबर क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है COP बराबर RE बराबर कितना है, Q2 अपान W, ठीक, एक ये हो गया, और COP बराबर Q2 अपान W का रख दीजिए, वर्क डन बराबर क्या होता है, Q1 माइनस Q2, एक ये होता है। तीनों फार्मूला जो है यहां से कुछ भी मतलब प्राप्त हो सकता है, ठीक है, तीनों ये फार्मूला है, जो भी दिया रहेगा एग्जाम में उसको जो है लिख दिया। और एक हो सकता है, अब Q को हम टेम्परेचर के हीट, ये Q आपका हीट है ना, तो हीट को हम टेम्परेचर रूप में लिखना चाहे तो क्या होगा, एक ये भी हो जाएगा, COP बराबर Q2 को टेम्परेचर में अगर हम लिखना चाहे तो T2 हो जाएगा, Q1 T1 हो जाएगा, Q2 जो है T2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया। तो और ये जो T1 T2 का जो मान दिया रहेगा, ठीक है, या फिर Q1 और Q2 का जो मान दिया रहेगा, वो पेपर में जो भी एग्जाम में दिया रहेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों, उसको जो है हम केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है, केल्विन में उसका मान निकालेंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए Q2 जो है आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है, और केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जो है ऐड करना पड़ता है, ठीक है, 273 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 273 और 5 278 केल्विन, ठीक है दोस्तों।
तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जैसे Q1 मान लीजिए, Q1 आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 3 नहीं 8 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। तो इसमें जो है 273 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 273 और 8 281 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। पेपर में आपके जो पेपर में पूछा जाएगा उसमें Q1 और Q2 का मान जो है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करके तब जो है उसका मान हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, चाहे वो T1 हो, T2 हो या फिर Q1 या Q2 हो। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, केल्विन में मान निकालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे काम आएगा, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब उसमें बहुत काम आएगा इसका। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा आपका क्या है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ, और पिछले वाले में जो बताए थे भी उसमें जानते हैं, उसमें T1 का मान जो है T2 से अधिक होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा गाइस। T1 का मान जो है T2 से अधिक होता है। ठीक है, T1 का मान कितना आया था, T1 का मान 281 आया था केल्विन। ठीक, और T2 का मान कितना आया था, 273 और 5 78, 278 केल्विन आया था। ठीक है, तो आप लोग इसमें कौन सा T1 मानेंगे और T2, जैसे आपका जो भी इसमें T1 इज ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है T1 रहेगा और नीचे वाला T2 रहेगा। जो भी सबसे ज्यादा रहेगा उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चीज बस ध्यान दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ऐसा दिया रहता है, जैसे दिया रहता है आपका T2 बराबर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और T1 बराबर दिया रहता है मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें बस आप लोग ध्यान दीजिएगा T1 इज ग्रेटर देन T2, यही होता है। ठीक है, तो इसमें जब दिया रहेगा तो जो ज़्यादा दिया रहेगा उसको T1 मानेंगे और जो कम रहेगा उसको T2 मानेंगे। ठीक है, तो उसमें रखकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये नहीं दिया रहेगा, जो T1 है ना, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये सिर्फ ऐसे दिया रहेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको कैसे पता कि मतलब हम लोग किसको T1 माने और किसको T2 माने। ठीक है, तो यही आप लोग ध्यान रखिएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम T1 मानेंगे और जो छोटा रहेगा उसको T2 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ किसको मानेंगे हम लोग, ये बड़ा है तो इसको T1 मान लेंगे, और ये T2, इसको जो ये छोटा है इसको हम T2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बस ध्यान दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्या है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक, तो इसको हम टन से दिखाते हैं। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो टन होता है। आप लोग यूनिट के बारे में जानते ही होंगे, जैसे आप लोग मार्केट में जब जाते होंगे तो कहते होंगे कि 1 किलो आलू दे दीजिए, 1 किलो टमाटर दे दीजिए, 1 किलो प्याज दे दीजिए। ठीक है, और जब दूध लेने जाते हैं तो बोलते हैं किलो 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो लीटर जो होता है और केजी जो होता है वो सब यूनिट होता है। ठीक है, और यहाँ जो होता है रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट होता है वो आपका टन होता है। ठीक है दोस्तों, तो टन, ठीक, तो इसको हम TR, जैसे TR लिख लेते हैं शॉर्टकट में।
तो ये होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसी पर। अब देखिए ये क्या था, ये आपका कोल्ड स्टोरेज था, ठीक। और यहाँ से ये आपका क्या था, T2 था, यहाँ से Q2 उसमें खींच रहे थे रेफ्रिजरेशन मशीन से, ठीक। और यहाँ क्या होता था, यहाँ वर्क डन, और ये आपका Q1 उसमें जो है एटमॉस्फेयर को देते थे, ठीक। और इसका जो टेम्परेचर होता था वो क्या होता था, T1, ठीक। अब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज नहीं कर कर ये सिस्टम कह लीजिए, ये आपका कोई सिस्टम, ठीक। उसमें 1000 kg, ठीक है दोस्तों, 1000 kg वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अच्छा, आप लोग जो है जब जाते होंगे टन के बारे में बता देते हैं। जैसे एसी जब खरीदने जाते हैं तो उसमें कहते हैं हम लोग कि 1 टन का एसी दे दीजिए, 2 टन का एसी दे दीजिए, 3 टन का एसी दे दीजिए, ठीक है। तो टन का मतलब क्या होता है, उसका यूनिट से लिया जाता है, उसके वेट से नहीं लिया जाता, ठीक है। जैसे बहुत लोग सोचते होंगे 1 टन मतलब होता है 1000 kg, 2 टन बराबर 2000 kg, 3 टन बराबर 3000 kg, बहुत लोग ये सोचते होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो टन है उसके वेट से कोई मतलब नहीं है, उसके वेट से, एसी के वेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जानते हैं 1000 kg आप लोग उठा पाएंगे, 1000 kg, 2000 kg एसी जो रहता है उस पर लिखा रहता है 1 टन, 2 टन, 3 टन, ठीक है। तो उसको आप उठा पाएंगे, इतना उससे नहीं रहता, ठीक है। उसका कोई मतलब, उससे कोई रिलेशन नहीं रहता। तो इसका जो है यहाँ हीट से होता है, जितना हीट हम लोग जो है निकालते हैं, आइए देखते हैं, बताते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ से हम लोग रेफ्रिजरेशन मशीन से इस सिस्टम से हीट को खींचते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन मशीन क्या करता है, इससे जो सिस्टम रहता है उससे, उसमें से हीट को खींचता है, ठीक है। तो ये कब तक खींचता है, Q2 बराबर यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये कब तक खींचता है, लगातार खींचता है, ठीक है। और कब तक खींचता है, 24 घंटे तक, ठीक है। 24 घंटे तक खींचता है, 24 आवर तक खींचता है ये। तो 24 आवर खींचने के बाद ये जो है, ये जो वाटर है वो क्या होगा, आइस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है दोस्तों। जब इसमें से हम हीट को खींचते जाएंगे, 24 घंटे तक लगातार खींचते जाएंगे, तो 24 घंटे बाद जो है ये वाटर जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आइस फॉर्म में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वही है ये, ठीक है। तो जितना 24 घंटे में जितना हीट हम खींचे, ठीक है, वही आपका क्या है, वही आपका टन होता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, जितना मतलब 24 घंटा में जितना हम हीट खींचेंगे वही आपका क्या होता है, टन होता है, ठीक। TR होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यही आपका क्या होता है, TR होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर से बता देते हैं। 24 घंटे में, ठीक है, मतलब ये रेफ्रिजरेशन मशीन जो है यहाँ से सिस्टम से हीट को खींचता है, ठीक है। तो Q2 खींचता है, तो जितना हीट 24 घंटे में खींचता है, ठीक है, ये लगातार खींचता है 24 घंटे तक,
तो 24 घंटे में जितना हीट की मात्रा खींचा वही मात्रा जो होता है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। ठीक है, तो और ये टन बराबर कितना होता है, ये TR बराबर होता है 3.5 किलो वाट। ठीक है दोस्तों, यहां लिख लेते हैं, यहां एक TR बराबर 3.5 किलो वाट। ठीक, अब वाट है, ठीक है, अभी वाट का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो 3.5 किलो जूल पर, अगर हम सेकेंड को मिनट में चेंज करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं, मिनट में भी दे सकता है। तो एक सेकेंड में कितने मिनट, 1/60 मिनट। ठीक, तो 60 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 60 किलो जूल पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 3.5 इंटू 60, और यदि हम मिनट को यदि हम आवर में चेंज करना चाहें तब कैसे होगा, यदि किलो जूल पर आवर में मात्रा को हम चेंज करना चाहे तो एक मिनट में कितने घंटे, एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना होगा, 1/60 आवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 60 ये ऊपर जाएगा 60 किलो जूल पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करने के बाद कितना आएगा, हल करने के बाद ये आप लोग हल कर लीजिएगा, जितना आ जाएगा वही होगा। ठीक है, ये आपका आया है 1 TR बराबर, इसको हल करने के बाद 12,600 आया है। ठीक है दोस्तों, 12,600 किलो जूल पर आवर, यही आपका आया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 1 TR बराबर किलो जूल पर आवर में कितना होता है। ठीक है दोस्तों, और यदि जैसे आप लोग एक न्यूमेरिकल थोड़ा बता देते हैं इसी पर, एक क्वेश्चन है आपका, Q1 दिया है आपका 1200 किलोवाट। ठीक है, और ये दिया है कितना, दिया है 2 टन दिया है। ठीक है दोस्तों, 2 टन। तो आप लोग अब इसका, और क्या दिया है, वो कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो इसका आप लोगों को COP फाइंड आउट करना है। तो COP क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, W1 माइनस अपॉन W। ठीक है, तो ये वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यही तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, Q2। तो यहां से Q2 अपॉन, और वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ठीक है दोस्तों, तो
Q2 का मान कितना है, 2 टन है, ठीक, 2 टन है। तो इन दोनों का मात्रक जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये टन है, इसको किलोवाट में चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 टन में कितना बताए थे वो किलोवाट, 3.5 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ से 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किलोवाट में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो 35 दूनी 70, ठीक है, 7, ये आपका कितना आ जाएगा, 7 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप लोग रख दीजिए इसका मान, तो Q2 कितना हो जाएगा, 7 और T1 1200 माइनस Q2 7 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और यहां से ये आपका किलोवाट है, ठीक, और ये भी किलोवाट होगा, तो यहां से जो है किलोवाट किलोवाट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ये RSC का पार्ट 1 था, ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन था, ये आपका स्टार्टिंग अभी यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट, सॉरी, ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेमेस्टर के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो भी पढ़ाए हैं इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।